हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव चैनल पे, जहां हम एग्ज़ाम की तैयारी एक महोत्सव की तरह करते हैं। और इस सीखने से सिखाने तक के सफ़र में आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 6 के इतिहास के चैप्टर अध्याय 11 के, जिसका शीर्षक है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। ठीक है, चलिए आज इसे पढ़ेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अजय अपने वर्ग में शांत मुद्रा में सोच रहा था, तभी शिक्षक का वर्ग में प्रवेश हुआ। उसने शिक्षक से सवाल किया, आपने हमें बताया था कि सम्राट अशोक जो है, अशोक के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे जो है बिखर गया। नए राज्यों का उदय हुआ जिनमें कुछ की स्थापना विदेशी आक्रमणकारियों ने की। और यह विदेशी कौन थे और कहाँ से आए थे? शिक्षक ने जवाब दिया, आगे हम उन्हीं विदेशियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के बाद पतन के बाद मगध में किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की। संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, जो अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त का सेनापति था। ये जो था मौर्य सम्राट वृहदत्त जो थे, उनके सेनापति थे। उसका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं। ठीक है, और बना नहीं रह सका। ठीक है, और क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं का जो है आक्रमण इस काल में होने लगे, और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। इन्होंने भारत में स्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे, आइए देखते हैं। पहले था बैक्ट्रिया के यूनानी शासक। ये इतिहास के इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात थे। इतिहास के इंडो ग्रीक नाम से क्या थे? विख्यात थे। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक जो थे कौन थे? मिनांडर थे। और यूनानी मतलब यवन शासक मिनांडर थे, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। बताइए, बौद्ध ग्रंथ का जो मिलिंदपन्ह में मिनांडर का जो है ना, किसके साथ संवाद है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी राजधानी साकल, वर्तमान सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब यूनानी संपर्क भारत का व्यापक प्रभाव पड़ा। यूनानी संपर्क का भारत पर क्या पड़ा? व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या, सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आया, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में नए शासकों का भारत पर प्रभाव पड़ा। अब उसके बाद शक है। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन अर्थात शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः जो है मध्य एशिया निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। ये क्षत्रप कहलाए। ये क्या कहलाए? क्षत्रप। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन उन कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कुषाण। सुदर्शन झील के बारे में तो पढ़े हैं ना, पुनर्निर्माण। पहले इसका झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, उसके बाद रुद्रदामन। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कुषाण। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान जो था सबसे महत्वपूर्ण था। कुषाण यूची कबीले का एक शाखा थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिशस था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? कुजुल कटफिशस था। अब जो है उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि प्रदेश सम्मिलित था। और कुषाण के समय में ही क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति हुई थी, याद है ना? आप ये मानचित्र में देख सकते हैं, कनिष्क के समय का भारत का मानचित्र कैसा था। ठीक है,
अब जो है कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपनी राज साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को जो है अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वो विजय हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग, जहां रोम और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण हुआ। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण जो है ना, भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राज्यसभा के रत्न थे। ठीक है, अब उसके बाद बौद्ध धर्म का विस्तार देखेंगे। बौद्ध धर्म का विस्तार धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की धारणा भी बलवती हुई। ठीक है, कई विदेशियों ने इस धर्म को जो है अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही अपना प्रश्रय दिया। हिंदू यूनानी शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिया। ठीक है, बहुत अधिक दान दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा प्रश्रय मिला। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगार, खोतान, चारकन, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर जो है व्यापारी केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारक के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान की शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध के मूल शिक्षा में विश्वास करते थे और महायान मत के मानने वाले बौद्धिस्तों का आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेश के रूप में ना देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति का अवधारणा का विकास हुआ। ठीक है, अब आता है कला स्थापत्य। कला स्थापत्य मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुआ। आर्थिक समृद्धि ने इस विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का स्थान निवास था। ठीक है, बौद्ध विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिरों एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल है। देखिए ये स्तूप है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में जो आप देख रहे हैं वो स्तूप है और ये दूसरा जो है चैत्य है। अब पश्चिमी भारत में कार्ली की गुफाएं तथा अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध है। भरूच तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है। इनमें तोरण तथा रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। सुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियों एवं स्तूपों तथा तोरण द्वारा निर्माण हुआ। ठीक है, अब सुंग शैली। सुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहार दीवारी बनाई जाती थी। ठीक है, क्या बनाई जाती थी? ऊंची चहार दीवारी।
अब जो है तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भारूद और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। अर्थात अब इसका एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि शुंग शैली का जो साक्षात उदाहरण जो है भारूद और सांची का स्तूप है, जो इसी कला का उदाहरण है। ठीक है, अब गांधार शैली में देखेंगे। गांधार शैली के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में गांधार शैली का जो विकास हुआ। इस शैली के अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित। ठीक है, गांधार कला की अनेक मूर्तियाँ लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा है। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। अर्थात गांधार शैली को क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक शैली। और इसकी जो अधिकांश मूर्तियां हैं कहाँ मिलेगी आपको? लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में। समझे? अब है मथुरा शैली। मथुरा शैली में कुषाण काल में मथुरा भी कला का केंद्र, मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में अस्पष्टता सोच भारतीय है। इनमें यूनानी, अब ये देख सकते हैं गांधार शैली का जो ये बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, और वामियान स्थित में भगवान बुद्ध हैं। ठीक है, और ये भगवान बुद्ध का ये मथुरा शैली में बनाया गया ये है मूर्ति है। ठीक है, ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। मथुरा से कनिष्क की एक शीर्ष रहित मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदरलाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। ठीक है, तो बताइए कंक्लूजन क्या मिलता है मथुरा शैली से? मूर्तियाँ बनाने में अस्पष्टता जो है सोच क्या थी? भारतीय थी। इस शैली में बुद्ध के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? या सुंदरलाल बलुआ पत्थर का जो है उपयोग किया गया था। अब अमरावती शैली पे आते हैं। अमरावती शैली आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता है कि इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं ये अमरावती स्तूप का है चित्र। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इन संबंधों का विस्तार जो है धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ व्यापार भारत का जो है संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक के समय में किसने किया था? अशोक के पुत्र पुत्री संघमित्रा और ठीक है और महेंद्र ने किया था। ठीक है, याद आ गया? अशोक के पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र ने। उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण समय के अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति जो है अफगानिस्तान के बामियान में पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं प्राचीन काल में भारतवर्ष उसके उपनिवेशीय राज्य बाह्य देशों में बौद्ध धर्म प्रचार हुआ प्रसार। ठीक है, अब हमारा ये आ गया अभ्यास प्रश्न। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन थे? प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन थे? मिनांडर थे। कौन थे? मिनांडर। अब उसके बाद हमारा है कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी बताइए जल्दी बच्चों? पेशावर थी। ठीक है, क्या थी? पेशावर। अब शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। अब जो है देखो तो कौन है